ठीक है, एक सेकंड में। हाँ चले लास्ट टर्न पे आपसे बात करें। लास्ट टर्न पे आपसे जो है कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया हुआ था। कूलॉम्स लॉ में जो डिस्कस किया था वो एक बार रिकैप करते हैं 2 मिनट के अंदर। जो चीजें आपसे ली थी, आपसे कहा था फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जो भी आपके 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स होगा वो 2 बातों में डिपेंड करेगा। सो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन between any 2 point charges will be directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। कंबाइन आपने किया था तो ये आपको मिला था F is equals to K Q1 Q2 by R square। फर्दर ये जो आपका कांस्टेंट आता है K, इस कांस्टेंट के लिए हमने लिया था, अगर आप CGS सिस्टम में है तो ये आपका इज इक्वल्स टू 1 माना था। और अगर आप SI सिस्टम में, और जनरली हम जो कैलकुलेशंस करेंगे वो SI सिस्टम में ही होंगी, तो मैं डायरेक्टली SI सिस्टम में ही आता हूँ। SI सिस्टम में आपसे कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन, और अगर नॉट लगा देता हूँ तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम। और फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस, अभी तो हमने शुरुआत की है, तो हमारा मीडियम एयर या वैक्यूम ही होगा, फ्री स्पेस ही होगी, यानी इन शॉर्ट लिखा जाए। अब आपका कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दोनों वैल्यूज आपको मालूम थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमने डिस्कस कर दी थी, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमने डिस्कस की थी, ये थी आपकी इसी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 9 इंटू 10⁻9। फिर आपसे कहा था इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आगे देखते हुए जाएंगे, तो एंड में जब बैच एंड करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसमें से देखेंगे। अभी इस कूलॉम्स लॉ के बाकी फीचर्स हम लोग पहले खत्म कर देते हैं। जब आप बाकी फीचर्स पे जाते हैं तो ये था आपका नॉर्मल फोर्स। अब अगली बात पे ध्यान देखेंगे, जब आप फोर्स जाते हैं तो आपको मालूम है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन भी आपको लगेगा। तो फिर सवाल आता है 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है। तो ये डायरेक्शन आप याद रखेंगे, जो फोर्स होता है उसके लिए आप बताते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। जो भी आपका फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, उन्हीं दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये Q1 इसको रिपेल कर रहा है तो ध्यान जाएगा आपका फोर्स जाएगा इस टाइप से, यही होगा ना रिपल्शन। या अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो भी मैंने कहा फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, लाइकवाइज दिस, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। दोनों ही केसेस में चाहे अट्रैक्ट कर रहा हो चाहे रिपेल कर रहा हो, देखेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो पहला तो एक कंसेप्ट मैंने कहा आज का यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब सेकंड चीज आती है, अगर आप इसलिए वेक्टर उसमें लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं वेक्टर F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड डॉट। अब आपको याद आना चाहिए, हमने लास्ट ईयर सीखा हुआ है, द डायरेक्शंस आर रिटन इन फॉर्म ऑफ द यूनिट वेक्टर I कैप, J कैप एंड K कैप। यह आपको याद आ जाएगा, I कैप फॉर द एक्स एक्सिस, J कैप फॉर द वाई एक्सिस एंड K कैप फॉर द Z एक्सिस। अब दिक्कत ये यहाँ पर ये चार्ज सिस्टम जो हमने लिया है इसका ओरिएंटेशन कहाँ होगा ये अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कंफर्म है ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, चाहे अलोंग द एक्स हो, चाहे अलोंग द वाई हो, चाहे अलोंग द जेड हो। तो इसलिए जो आप कह रहे थे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारा डायरेक्शन क्या आ जाएगा, आर कैप। आर समझ में आ रहा होगा, अलोंग दिस लाइन। हाँ, अब एग्जैक्टली अगर लाइन एक्स एक्सिस पे है तो आप यहाँ आई कैप कर सकते हैं, अगर वाई पर है तो यहाँ पर आप जे कैप कर सकते हैं। फिर जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे लेते हुए जाएंगे। अब अगली बात पे बढ़ते हैं, जब एक रफ कंसेप्ट समझ में आ गया फोर्स का, तो यहां से एक बात और क्लियर होगी। ये जो आपका जो फोर्सेस हैं, 2 चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये याद रखिएगा। जो आपका कूलॉम्बियन फोर्स होता है आपसे कहा जाता है ये होता है फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, और फोर्स ऑफ इंटरएक्शन का मैं दूसरा नाम दे देता हूं
ये होता है फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन। चलो पहले रिएक्शन लिख दिया है मैंने गलती से, कोई बात नहीं। ये कैसा होगा आपका फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका मतलब है इफ चार्ज Q1 इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन Q2 देन द सिमिलर इक्वल फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द Q2 आल्सो ऑन द Q1। और इसलिए आपसे कहा जा सकता है कि आपका वेक्टर F1 और वेक्टर F2 नंबर 1 इक्वल होंगे, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, और साथ में आपका क्या होगा माइनस। माइनस बोले तो दोनों के डायरेक्शन कैसे होंगे अपोजिट। अगर ये इसको इस साइड रिपेल करेगा तो वो उसको उस साइड रिपेल करेगा। तो जो आपका कूलम्बियन फोर्स है, इसलिए मैंने क्या कहा इट इज अ पेयर ऑफ इंटरएक्शन, या आप कह सकते हैं पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दैट्स व्हाई द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड चार्ज दीज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अब इसी चीज को जब हम प्रूव करने के लिए चलते हैं तो यहां पर अब आपके लिए आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसकी हम बात करते हैं। जब आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ लेते हैं तो चलो मैं इसका डायग्राम किनारे बनाता हूं ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे और हम इसके बाद इसको जो है कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें। सिंपलिसिटी के लिए मैं मान के चलता हूं ये मेरा एक्सिस सिस्टम है, और ध्यान से देखते हुए जाइएगा। ये मान के चलूंगा भैया 11th आप पढ़े हुए बैठे हैं। मैंने कहा अगर ये हमारे पास एक्सिस सिस्टम है सो लेट इट बी एक्स एक्सिस एंड इट बी वाई एक्सिस। सपोज मैं आपसे ये करता हूँ और इस आपके चार्ज इस एक्सिस सिस्टम पर देयर आर 2 चार्जेस, तो 2 चार्जेस मैं आप फॉर्म आउट कर देता हूँ। ए और बी मान लेंगे या Q1 और Q2 मान लेंगे, अभी नाम इनके रख देंगे एक मिनट बाद। दोनों जो आपने चार्जेस मान रखे हैं, इन दोनों चार्जेस की पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर। एक का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया वेक्टर R1 पहले का, और दूसरे का पोजीशन वेक्टर मैंने माना हुआ है वेक्टर R2। और बड़ा लिख देता हूँ आपको साफ नजर आए, वैसे तो अंदाज लग रहा होगा। एक का R1 है तो दूसरे का R2 होगा, तो दोनों वेक्टर समझ में आ जाते हैं। एक आपका हो गया R1 वेक्टर और एक हो गया R2 वेक्टर। अब अगली चीज पे जाते हैं। अभी हम फॉर एग्जांपल फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन दी सेकंड देखेंगे। तो सपोज करें ये आपका कहीं इस टाइप से फोर्स अप्लाई करता है, और जब फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो आपके लिए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वेक्टर जो बीच का डिस्टेंस वेक्टर है, अभी मैंने इसको माना हुआ है R12, या चाहे तो आप इसे मान चले सेकंड पे हम देख रहे हैं तो सेकंड पर फर्स्ट ले लिया, और ये मैंने मान लिया स्ट्रेट लाइन ही आ रही है, और ये मैंने मान लिया ये आपका फोर्स लग रहा है ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट, यानी ये हो गया आपका F21। ऐसे में जब जरूरत पड़ेगी हम F12 कैलकुलेट करेंगे। आइए इस फिगर को ध्यान से देखें। इस फिगर में 2 चीजें दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, 2 चार्जेस है, ये एक्सिस सिस्टम नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक पहला चार्ज है जो मैंने लिखा Q1, एक मेरे पास दूसरा चार्ज है जो मैंने मान लिया Q2। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज चार्जेस, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज चार्जेस आर वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन O। मैं मान के चलता हूँ आप सेकंड चार्ज पर फोर्स देख रहे हैं फर्स्ट का, और डार्क लिख देता हूँ ताकि आप देखें क्या नंबर मैंने लिया है 21, और बड़ा कर दिया। वेक्टर F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, और इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस मान लिया बीच का कितना है वेक्टर R21, ये डायरेक्शन समेत। अब अगर आप ऐसा लेते हैं तो एक सिंपल सी बात देखें, मैं यहां पर लिखता हूं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। आपका चार्ज Q2 पर Q1 की वजह से कितना फोर्स आएगा, वो फॉर्मूला आपको क्लियर ही है। ये आपका आएगा वेक्टर F और यहाँ लिख देते हैं 21। वेक्टर F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू दी फर्स्ट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अभी चूंकि हम सेकंड पर फर्स्ट देख रहे हैं तो मैंने ले लिया Q2 Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस आपको वेक्टर अलजेब्रा लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं बहुत तबीयत से, ये मालूम है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी लेंथ या इसका मैग्नीट्यूड आपको बताएगा वैल्यू। ए डिस्टेंस
यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ आपका आना चाहिए मॉड वेक्टर 21 का स्क्वायर, यही हो गया बीच का डिस्टेंस मॉड वेक्टर R21। अब सवाल था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी नजर आ रही है। मैंने कहा था अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग होगा, तो मैंने सपोज कर लिया था रिपेल कर रहे हैं। थोड़ा और चार्ज बड़े कर दूं ताकि आपको देखें, एक चार्ज ये है और दूसरा मैंने कहा ये रहा। अगर मैंने सपोज कर लिया रिपेल कर रहे हैं, तो ये आपका डायरेक्शन का होगा अलोंग द वेक्टर 20। हाँ बोले है, वॉइस नहीं आ रही, जब मेरा वॉइस आ रही है नहीं आ रही, जरा बताओ बच्चों। अरे ले वो हेडफोन लगा लिया करो। क्या है, पूरी म्यूट कैसे हो जाएगी? जनरली बाकी सारे लोग आ रहे हैं, बताया कभी कभी नेटवर्क आपका दिक्कत देगा, है ना। चले कोई दिक्कत नहीं, देखें आराम से। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, मे भी बीच में कभी बार दिक्कत देती है। आए बहुत ध्यान से मुझे देखें, मैं क्या कह रहा था। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 40 से मैंने कहा था दो चार्जेस हैं आपके Q1 एंड Q2। क्या पोजीशंस है? पोजीशन वेक्टर्स आर वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2। दो आपके हो गए पोजीशन वेक्टर्स। दूसरा मैंने माना ये आपका जो बीच का डिस्टेंस है उसको मैंने लिखा वेक्टर R21 फॉर 2 फ्रॉम 1, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं वेक्टर F21, इसलिए मैंने 21 बड़ा लिख दिया ताकि आपको क्लियर कर दिखे। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। अब इसी को मैंने कैलकुलेट किया। मैंने क्या कैलकुलेट किया? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1। आपके चार्ज Q2 पे कितना फोर्स आएगा? सो दैट विल बी वेक्टर F21। 21 का मतलब समझ में आ रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1। जब आप इसे लेंगे तो ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही Q1 Q2 इस समय हम ले रहे हैं ऑन Q2, तो मैंने लिया Q2 बाई Q2 Q1 अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर पे आप जाएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, तो स्क्वायर हो गया। और आगे बढ़ोगे तो इसके बाद आपको मिलेगा लास्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिख रहा है, ये भी यही बता रहे थे, अलोंग द स्ट्रेट लाइन होगा। तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन ये हो गया आपका वेक्टर R21 का कैप। अब अगली चीज पे जाते हैं, जब आपको वेक्टर R21 का कैप मिल जाता है तब। वेक्टर R21 का कैप जब आप लेंगे तो सवाल है वेक्टर R21 होगा कहाँ? वेक्टर R21 के लिए अगर देखोगे तो वेक्टर R21 के लिए एक सिंपल चीज देखें, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपको याद होगा लास्ट ईयर हम जो है वेक्टर एडिशन के दो लॉज हमने सबसे ज्यादा पढ़े थे, एक ट्राइंगल लॉ और एक आपने पढ़ रखा था पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ में हल्का सा याद दिलाता हूं, बाकी रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर का रजिस्टर चेक करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर अगर आप जाते हैं, ट्राइंगल लॉ कहता था इफ any two given vectors are considered or any two given vectors are taken as the consecutive sides of a triangle। तो ध्यान होगा इस लॉ पे हम लोगों ने तमाम सारे न्यूमेरिकल किए हैं और कई बार इसको बाकी जगह भी यूज किया था। तो मैंने क्या कहा, if any two consecutive जो sides हैं are taken as the vectors then the resultant will be equal to the third closing side and considered in opposite direction। और अगर ये समझ में आता है तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, और बड़े मोटे एरो किए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कर देखें। तो आपको नजर आएगा वेक्टर R1 एंड वेक्टर R21 दीज आर टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स है, जबकि आपका ये तीसरा जो है थर्ड वन R2 इज द थर्ड क्लोजिंग साइड विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और थर्ड क्लोजिंग साइड इन अपोजिट डायरेक्शन ये होती थी रिजल्टेंट। तो अगर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेंगे तो आपको अपने आप दिखेगा, क्या दिखेगा कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 कौन कौन से लिए मैंने वेक्टर R और R1 और R21 कंसेक्यूटिव साइड्स का रिजल्टेंट कितना होगा? जो अपोजिट ऑर्डर वाली साइड है यानी कि वेक्टर R2। और ये आप कह सकते हैं अगले स्टेप में आप कह सकते हैं वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू, ये आपको मिलेगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और अगर हम ऐसा कंसीडर करते हुए चलते हैं
तो फिर आपको यहाँ बताएंगे वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू, वेक्टर F21 क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो Q2 Q1 ऑर्डरली लिख देता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। R21 की जगह हमारे पास यहाँ क्या होगा, ये होगा आपका R2 माइनस R1 और इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट R21 कैप जो मैंने निकाला फर्स्ट फोर्स। अब जैसे आप ये फर्स्ट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, अब जरा इसका सेकंड फोर्स कैलकुलेट करें, क्योंकि ये आपका वेक्टर फॉर्म का पहली चीज हो गई कि आपका दो चार्जेस के बीच का फोर्स वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हुए जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर आप चाहें तो जो मैंने R21 कैप लिखा है इन शॉर्ट, उसको भी आप R2 माइनस R1 का कैप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही मैं दिखाता हूं सेकंड। सिमिलरली अगर जाओगे तो एक, चलो कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो भी देख लेते हैं। ऐसे ही जरा आप वेक्टर F12 की बात करें, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज पे जब आप जाएंगे, कोई मैसेज, ठीक, जब आप फर्स्ट चार्ज के फोर्स को देख रहे होंगे तो फर्स्ट चार्ज पे क्या आएगा, यही फॉर्मूला कितना होगा ये आपका, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 के अपॉन में क्या आना चाहिए, फिर वही डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड। फर्स्ट चार्ज पे सेकंड का कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस समय डिस्टेंस आप कितना लेंगे, ये होगा R12 और इसके मॉड का स्क्वायर। और ऐसे ही अब जो आपका होगा, जैसे आपने ध्यान दिया होगा F21 इधर काम कर रहा था, तो जो आपसे कह रहे थे F12 कहाँ काम करेगा, वो ये काम करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप लेंगे वेक्टर R12 का कैप। और अगली चीज यहाँ दिखा देते हैं, ये इन शॉर्ट रफ दिखा देता हूं अगेन, या सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया था R21, R12 कहाँ होगा, इस साइड होगा। अब इस फिगर में दिखाने की जरूरत नहीं, अंदाज लग रहा, R21 इधर था, R12 इस साइड हो जाएगा। अगर R12 का डायरेक्शन इधर होगा तो ये दोनों साइड्स कंसेक्यूटिव हो जाएंगी, नीचे वाली और ये सामने वाली। इसका मतलब R2 और इस R2 और आपसे क्या कहा जाएगा R12, ये वाली और ये वाली कंसेक्यूटिव हो जाएंगी क्योंकि एरो अपोजिट हो गया। इन दोनों का टोटल आपका काय के इक्वल आएगा R1 के। इसका अलावा आपका R12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी R1 माइनस R2। तो मैंने कैलकुलेट भी किया, किसी को दिक्कत आए ट्राइंगल लॉ से, आप चाहते तो इसे डायरेक्टली भी कॉमन सेंस से दिया जा सकता है। भैया जब R21 है R2 माइनस R1, तो R12 क्या होगा, ऑब्वियस है वो R1 माइनस R2 होगा, तो डायरेक्ट भी लिया जा सकता था। तो मैंने किसी को दिक्कत ना आए कि भाई डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो मैंने दिखा भी दिया। अब इसका मतलब है आप यहाँ क्या कहेंगे, इसका मतलब है आप कहेंगे F12 इज इक्वल्स टू आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ में आपको मिलेंगे Q1 Q2 अपॉन और वेक्टर R12 मॉड वेक्टर R12 का मतलब क्या होगा, R12 का अब अपने लिए मीनिंग है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और इस मॉड का स्क्वायर एंड डॉट में हम यहाँ लेंगे वेक्टर R12 और इसका कैप। और जैसे ही आप ये लेते हैं तो ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमारे लिए कंप्लीट हुआ। तो आपको दोनों चार्जेस पे फोर्स सामने सामने मालूम है, F21 पे कितना होगा और F12 पे कितना होगा। सो दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हाँ, इनसे कॉन्क्लूजन और आता है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। कॉन्क्लूजन क्या आएगा, चलो कॉन्क्लूजन को हम यहाँ कहीं लिख देते हैं। कॉन्क्लूजन जो आएगा उसको ध्यान से देखें। अगर आप इन दोनों फोर्सेस पे निगाह मारे, चाहे F12 हो चाहे 21 हो, दोनों आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन समथिंग स्क्वायर। आपको मालूम है चाहे R2 माइनस R1 लें चाहे R1 माइनस R2 लें, दोनों का स्क्वायर सेम आएगा। वैल्यू में R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो मैं कहता R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 के मॉड के जब स्क्वायर करोगे देन द बोथ वैल्यूज विल बी एग्जैक्टली सेम। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वैल्यू डिस्टेंस
सब कुछ सेम है। तो पहला जो हमें समझ में आता है वो क्या समझ में आता है, कंक्लूजन कहता है कि F12 इज इक्वल्स टू होगा F21। बट अभी मैंने वेक्टर फॉर्म कंसीडर नहीं किया है। ये जो मैंने कंसीडर किया है, ये मैं क्या देख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन सेकंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन फर्स्ट, बोथ आर इक्वल। नाउ इन वेक्टर फॉर्म गो फॉर द डायरेक्शंस आल्सो। आपको नजर आएगा एक का डायरेक्शन वेक्टर F R21 वाले का डायरेक्शन कहाँ था, ये था आपका, और बड़ा कर देते हैं, ये था आपका R21, और ये नजर आ रहा होगा ये कितना है R12, और R21 R12 ये खुद देख रहे हैं, R21 एंड R12 बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब जो आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर F12 और 21 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। और ये है वो कंक्लूजन जो हमने यहाँ पर प्रूव किया, जिसको हमने पहले यहाँ एक्सप्लेन किया था। जो आपसे कह रहा था, क्या कहा था, कूलोम्बियन फोर्स इज अ फोर्स ऑफ इंटरएक्शन और इट फॉर्म्स अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी F1 और F2 कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। सो दैट इज द प्रूफ बिहाइंड दैट कि आपका फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट चार्ज and force experienced by the second charge, these are exactly equal to each other but are acting in just opposite direction। इतना आप काम एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कोई डाउट हो तो पूछें। कर दिया, चले अब आगे की तरफ आपके लिए बढ़ते हैं। आगे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट जो चीज आपसे लेंगे उस पर आपके बढ़ता हूं 1 सेकंड में। और नेक्स्ट जो आपसे कहा जाएगा, ये जो हमने टोटल आपका वेक्टर फॉर्मेट पढ़ दिया, तो कूलॉम्स लॉ लगभग हमारे लिए एंड होता है। अब इस बेसिस पे आप देखेंगे एक दो चीजें मैंने लास्ट राउंड में बताई थी। एक तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, और एक हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया जाएगा तो फिर आपको ध्यान है हमने प्रूव किया था फोर्स आपका कितना हो जाएगा, F/K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ये दोनों चीजें हमने कल कैलकुलेट कर दी थी। अब इस फोर्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस करते हुए आते हैं। टाइम देखो बच्चे कितना हो रहा है, और क्वेश्चंस के लिए काम करता हूं। आपका अपना जो PDF भेजा हुआ है उसी को कहीं खोलता हूं 1 सेकंड में, ताकि मुझे भी दिखता रहे। 12 मिनट। इलेक्ट्रिक चार्ज ये रहा। इलेक्ट्रिक चार्ज में आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये शायद कुछ क्वेश्चन आप कराए थे, 3-4 क्वेश्चन उस बेसिस पे करा दिए थे ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। अब कुछ और क्वेश्चन बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिए थे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास शीट मौजूद है यहाँ, और उन शीट्स की हेल्प लीजिएगा। मैं यहाँ पर इन क्वेश्चन की हिंट आपके लिए सॉल्व करता हुआ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर शीट, अभी आपका पेज नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। ये आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, और आगे कह रहा है बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स व्हेन दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 × 10⁻15 मीटर। 2 प्रोटॉन के बीच का फोर्स निकालना है जबकि उनके बीच का डिस्टेंस है
4 इंटू 10⁻15 मीटर। इस डिस्टेंस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 प्रोटॉन्स। अब जो मैंने कहा एक 12th में बैठा हुआ व्यक्ति, उसे भैया प्रोटॉन के चार्ज मालूम होने चाहिए, ये हम मान के चलेंगे। चलो इसको ऐसा कर लो, थोड़ा पूरा क्वेश्चन एक बार में दिखेगा। कैसे निकालोगे, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स क्या आना चाहिए आपका, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सबसे सिंपल तरीका 1/4πε0 क्या वैल्यू रखेंगे आप, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन है, यानी कि 1.6 इंटू 1. चलो एक एक करके रख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻19, फिर दूसरा 1.6 इंटू 10⁻19 और अपॉन में आप चले आएंगे आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन हमने 11th में कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखी है। आए एक बार एंटरटेनमेंट के लिए वैसे देख लेते हैं केवल क्या होगा। 10⁻15 -15 का हो जाएगा -30, ऊपर आप ले जाएंगे +30 और +9, टोटल पावर होंगी 10⁻39। 39 में से आप देखना 38 माइनस होंगी, यानी कुल मिला के आपके पास बचेगी 10⁻1 ओनली। और इसमें कहा अब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, यह मान के चलेंगे। अब आप 12th में कर दिया, -30, 39 -38, यानी एक 10 बचा ओनली। लास्ट काम ये आपका हो रहा है 4 जा 16, और 16 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स। सो इस 10 से आपका ये 10 खत्म भी हो गया। अब बचा गया पूरे में 1.6 और एक 9, तो 16 9 जा कितने होते हैं, 144। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14.4 न्यूटन, दैट्स ऑल। सो अ सिंगल लाइन आंसर विद द हेल्प ऑफ वेरी इजी कैलकुलेशंस। ओके, अब अगले पे चलते हैं। तो ये मैंने कहा ये तो साधारण से सवाल थे, इनको तो अपन वैसे ही करते हो जाएंगे। अरे लॉक हो जाता है यार, ये क्या है। चले एक नेक्स्ट आएगा, इस बाद आप क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे। कौन सा कर रहा था मैं, 7th। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड, अरे क्या था फोन है यार, हम इधर देखते हैं उधर घूम जाता है। चलो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 10⁻9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है आपका फोर्स है 3 इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। और कब है, तो मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज का मतलब समझ में आता है दोनों आयंस आपके Q एंड Q है। और आगे जानना चाह रहा है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, जब उनका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, ये सेपरेशन डिस्टेंस आपको दिया है 5 एंगस्ट्रॉम। और अब इन बातों को ज्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10-10 मीटर। और आगे बढ़ोगे, आपसे कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, हर आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। अच्छा, हर आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है ये तो बाद में पता चलेगा, पहले हम ये पता लगा लें ये आयन ही कितने हैं। पहले जरा आयन्स को देखो, फिर इनकी चर्चा करेंगे। कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, फोर्स इज गिवन, आयन्स आर गिवन, डिस्टेंस इज गिवन, सो ओनली वन ऑप्शन इज देयर, यू कैन यूज द F is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करते हैं, सो गो फॉर दिस, आपको क्या मिलेगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9, दैट इज द फोर्स 1/4πε0 विच इज 910 जो आपका 910 हुआ, डॉट Q1 Q2 बोथ आर सेम चार्जेस, तो ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 10-10 होल स्क्वायर।
और चूंकि आप 12th में हैं तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करना या इनटू डिवाइड सिखाना हमारा काम नहीं रह गया, हम फिजिक्स में आ गए। इसका मतलब यहाँ से जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, या आप कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू दिस मच, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपको क्यू मिल जाता है स्टिल द क्वेश्चन इज नॉट ओवर बिकॉज इट इज आस्किंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। तुमने ध्यान नहीं दिया, कल हमने चार्ज क्वेश्चन इसी बेस पे किए थे। अगर हमारे पास चार्ज है तो लास्ट आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लास्ट आप बताएंगे Q इज इक्वल्स टू एनी। चूंकि आपके पास Q है इसलिए आपको जैसे आप Q की वैल्यू रखेंगे, कौन सा Q, द कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर एंड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नोन टू यू, देन डेफिनेटली द n, द मिसिंग डिजिट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपका n कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अब और इन क्वेश्चंस को घर पे एक बार करते रहिएगा, ये मेरा कहना साफ है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने लिए थे। 9th क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत सिंपल सा आएगा। व्हाट डज द 9th क्वेश्चन सेज, हाउ फार अपार्ट शुड बी टू इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बाद में पढ़ेंगे। हाउ फार अपार्ट मतलब ध्यान देखें क्या जानना चाह रहा है, डिस्टेंस। हाउ फार अपार्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी दिख रहा है आपका, चाहे Q1 लें और चाहे Q2 लें, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये तो क्वेश्चन की शुरुआत पढ़ते ही मिल गया। अब क्या कह रहा है, हाउ फार अपार्ट शुड टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी दूरी पर रखे जाएं दो इलेक्ट्रॉन, क्या आपसे कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मुझे लग रहा है यही लाइन आपका सॉल्यूशन बन जाएगी अपने आप, क्योंकि अगर आप लेंगे एज F इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है कितना होगा mg। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्क्वायर सॉरी अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। एंड आई थिंक ऐसे लोग जो न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं उनके लिए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं अपने पास। उधर कहेंगे पूरा सवाल कर दो, हम उसको छापेंगे, उनके लिए तो बेटा आप 12th में अपने पास वो है नहीं। जो करना चाह रहे हैं वो ध्यान से देखें। मुझे लग रहा है इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, आपको Q1 मालूम है, आपको Q2 मालूम है 1.6 10⁻19, आपको G मालूम है 9.81, या यहाँ हम 10 रख सकते हैं डायरेक्टली। ओनली द क्वेश्चन इज देयर व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता हूँ आपके लेवल पे मान के चलेंगे, अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा, क्योंकि 9th 10th और 11th जो आदमी साइंस और केमिस्ट्री पढ़ता हुआ आ रहा है उससे आशा की जाती है कि उसे इलेक्ट्रॉन का मास, सही कह रहे हैं, याद होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये वैल्यू मैंने कहा यूनिवर्सल वैल्यू है जो याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने चलो बगल में लिख दिया। और मैंने कहा m भी अपने को मालूम है, जरा देखो बचा क्या यार, कैलकुलेशन 9 10 9 रखो, 1.6 रखो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो भूल गया उसके लिए बता दिया। जी कब से पढ़ रहे हो 10, दैट्स ऑल। R स्क्वायर और R निकल आएंगे। सो आई होप सो दिस मच हिंट इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। नाउ आई विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा टाइम देखो, तुम नीचे बैठे हो पीयूष। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप जाएंगे। ये कह रहा है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे लग रहा है जगह कम पड़ेगी तो मैं कोई छोटा क्वेश्चन कर लेता हूँ। और छोटा क्वेश्चन तो मुझे इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा। कितने मिनट बचे हैं? 4 मिनट बचे हैं। चलो 4 मिनट में अपन कुछ ऐसा खिंचपे जिसमें कर लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है, चले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेता हूँ फिलहाल में, जगह और समय दोनों कम है। नेक्स्ट मीटिंग अभी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये खत्म हो जाए बीच में तो उसको रिज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 2 पॉजिटिव चार्जेस द सम ऑफ विच इज 18 माइक्रोकूलम। 2 चार्जेस हैं और उन दोनों का सम आपका कितना दिया हुआ है, 18 माइक्रोकूलम। आई रिपीट, 2 पॉजिटिव चार्जेस देयर सम इज 18 माइक्रोकूलम। जैसे ही मुझे पता चला तुमने ध्यान दिया ये आपके
9th या 10th की वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। टू चार्जेस देयर समेशन इज सम ऑफ विच इज 18 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 0.1 मीटर। इनको हम रखते हैं r बराबर 0.1 मीटर पर, और आगे कह रहा है एंड अ फोर्स ऑफ 72 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन देम, और उनके ऊपर एक फोर्स काम करता है 72 न्यूटन। देन इट इज आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो अपन इसको यहाँ कहीं कर लेंगे अगर हो गया तो। Q1 प्लस Q2 का टोटल दिया है, R दिया है, फोर्स दिया है। R और फोर्स के हेल्प से हम क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, मैं आपसे कहूंगा F इज इक्वल्स टू, देखते रहो, F इज इक्वल्स टू आपका कितना होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी F हुआ 72, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी आपकी 9 10 9। Q1 और Q2 ये मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए इनके प्लेस पे मैंने लिया Q1 Q2 अपॉन में आपका डिस्टेंस 0.1, और 0.1 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कम 0.1 का स्क्वायर तो डायरेक्ट किया जा सकता है। देखें ध्यान से, 9 8 जा 72 कैंसिल हो जाएंगे, और ध्यान देखें 10 रेज़ टू पावर -2 ये आपकी हो जाएगी टोटल 11, और इस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 रेज़ टू पावर -11 इज इक्वल्स टू Q1 और Q2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आने पर है। अब बहुत ध्यान से एक चीज देखें क्या आपको दिख रहा है, ये माइक्रो कूलम लिखा है 10-6 माइक्रो कूलम, आपको मालूम है 10-6 होता है। मैं इसको एक हल्का सा मैथमेटिकल ट्विस्ट दे देता हूँ, मीटिंग क्लोज होने पे, जैसे ही क्लोज हो 2 सेकंड बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ये मैंने इसको 10 रेज़ टू पावर -12 में लिख लिया। अब मैं इन दो इक्वेशंस को, आवाज आ रही है सभी को, कोई एक आध आंसर लिख दो जल्दी से मुझे पता चल जाए। आ रही, बढ़िया, विनय प्रताप कृष्णा बता दिया, बढ़िया, गुड, आ रही है। तो आप देखें ध्यान से, काव्यश्री देखना ध्यान से, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, कहाँ से स्टार्ट था, भूल ही गए, यहाँ से स्टार्ट था, सॉरी। आपसे कह रहा दो चार्जेस का समेशन कितना है 18 माइक्रोकूलम, माइक्रो अपने मन में याद है 18 इंटू 10-6, R दिया था, F दिया था। मैं इसको इस फॉर्मेट में लाया, सॉल्व किया, Q1 Q2 का इंटू किया। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया है, अगर मैं हल्का सा मैथमेटिक्स की एक ट्रिक फॉलो कर जाऊंगा, और ट्रिक मतलब कोई BSc या MSc की तरफ नहीं जाना, हम ट्रिक की जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी ट्रिक है, कहा जाए 9th या 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ थी वहां की। ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले दिनों जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे उनको भी कराया था, कैपेसिटेंस वालों को, हमारा ध्यान जाएगा। मैंने 18 टू 10-12 इसलिए लिया है क्योंकि 10-6 इंटू 10-6 का इंटू ये होता है। थोड़ी देर के लिए इसमें माइक्रो खा जाओ 10-6, इसका ये पार्ट खा जाओ 10-12। ध्यान देखो, अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका टोटल हो 18। इसमें मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में आपने काम किया था, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते थे तो एक तो फॉर्मूला मेथड था, दूसरा कौन सा था, जैसे 6x² प्लस 11x प्लस 20 कुछ भी इक्वेशन दी है, ऐसा चाहिए जिनका टोटल बीच वाला टर्म हो और प्रोडक्ट ये हो। तो डायरेक्टली लिखते थे, तो कैसे लिखोगे, टोटल 18 और प्रोडक्ट 80, और मुझे लग रहा है ये ओरल निकल आएंगे जिनका टोटल 18 हो और प्रोडक्ट 80 हो। कोई बताएगा ऐसे दो नंबर? 10-8 बिल्कुल सही कह रहे हैं, आकाश वानी ने बिल्कुल सही कहा, और जिसने बोला था उसने भी 10 और 8, यानी ध्यान देखो आपको Q1 और Q2 मिल गए। चलो चाहे 10-8 लिख दो चाहे 8-10 लिख दो, उससे कोई चिंता नहीं है। साहब कह रहा तुम 10-8 कह रहे थे, 8-10 लिख दो, कोई सा भी लिखा जा सकता है। कितने कितने हो जाएंगे, माइक्रो कूलम और माइक्रो कूलम डायरेक्टली, ये आपका आंसर हो गया। अब आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, ये दिख रहा है टोटल होगा 18 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम मतलब समझ में आ रहा है 10-6। अभी मल्टीप्लाई करोगे 8-10 जा 80, और माइक्रो का इंटू हो जाएगा। तो इसमें मैंने कहा था 10 की पावर छोड़ दो 6 और 12। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है 10-12 में अरेंज कर लेना, बिल्कुल ओरल हो जाएगा, और नहीं तो एक देसी धमाका मेथड मौजूद है ही, और वो बहुत टाइम खा जाएगा। अगर तुमने ऐसे नहीं निकाला तो फिर क्या करना पड़ेगा,
वो इक्वेशन सॉल्यूशन वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, पहला मिल जाएगा, फिर इसमें रखना तो दूसरा मिल जाएगा। अगर ऐसे कर दोगे तो तुम्हें सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा हैंस, ज्यादा हो तो ये लिख देना फ्रॉम 1 and 2 दैट्स ऑल। तो ये इस क्वेश्चन से यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लें, उतनी जगह थी मेरे पास, उतने मैंने क्वेश्चन कर लिया। फिर मैं अगले एक अच्छे क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें चलते हैं कोई चैट। ओके 8 and 10 बढ़िया, सारे लोगों ने आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अब अगले नंबर पे जाते हैं। अगला नंबर हम कहाँ थे? हम थे अपने क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन कहाँ गए? अरे तीसरे क्वेश्चन ही खो गए। चले, हम लोगों ने क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे थे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। कौन सा छोड़ा था बीच का? ओके क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, ये लेवल्ड क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में तो मिल ही सकता है, लेकिन अगर मिला तो किसी बहुत अच्छी जगह मिलेगा। और इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट है। कैलकुलेशन तो पिद्दी सा है। ये आपसे कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4Q एंड प्लस Q। मैं माने चल रहा हूँ आपके 2 पॉइंट चार्जेस, इसके दोनों केस में एक साथ दिखा देता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस आपने रखे हैं। एक बार आपने रखा है प्लस 4Q एंड प्लस Q, एक चार्ज है अपना प्लस 4Q और दूसरा चार्ज है अपना प्लस Q। और अगली बार आपसे कह रहा है प्लस 4Q एंड माइनस Q। अगली बार चार्ज लिए गए हैं प्लस 4Q एंड माइनस Q are placed in air at a separation of 0.4 मीटर। इनको आपने सेपरेशन 0.4 मीटर पर रखा हुआ है। दोनों एक ही केस है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बेटा ये है कि मैं हर चीज को आपसे बहुत सिंपली डिस्कस करूं। मैं उसमें आपको ये नहीं बताऊं कि इट वाज द क्वेश्चन ऑफ मेंस, या अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप एक सिंपल सा टॉपिक डालिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। मेरा कहना है आप एक सिंपल सा पॉइंट है वो यूट्यूब पे आपके सर्च करके वीडियो क्या मारेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, और इस टॉपिक पे आपको ऐसे वजनदार वीडियो मिल जाएंगे जो ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक बहुत महान, एकदम अद्भुत IIT एडवांस का टॉपिक है। मेरा तरीका मैं आपसे कहूँगा ये बहुत सिंपल ही चीज़ है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखें, फिजिक्स जल्दी समझ में आएगी। हमारे साथ दिक्कतें हो जाती है, अब हर चीज़ को यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, पहले सोच लेते हैं एडवांस्ड का है, ये अपने से नहीं होगा, या कुछ बहुत भयानक होना है। ध्यान देखो, बहुत सिंपल कंसेप्ट बच्चों वाला लगाएंगे और हो जाएगा। 2 चार्जेस दिख रहे हैं प्लस 4Q प्लस Q 0.4 मीटर। अगली कंडीशन में कंडीशन नंबर 1 लिख देता हूँ, और ये कंडीशन नंबर 2 आपसे कहता है प्लस 4Q एंड माइनस Q एट 0.4 मीटर। और जो जानना चाहता हूँ बता देता हूँ। ये कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, इस चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर शुड अ थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड सो दैट नो टू फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इस लाइन ज्वाइनिंग पर एक तीसरा चार्ज कहाँ रख दिया जाए कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। यानी हम क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं, ये दोनों के लिए की कंडीशन है नेट फोर्स बराबर 0। आपको समझ में आ रहा है? तीसरा चार्ज जब आप नेट फोर्स 0 कहेंगे तो इसी कंडीशन को हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये कंडीशन कहलाती थी इक्विलिब्रियम। लास्ट ईयर याद है लामीज थ्योरम और ये सब पढ़ रहे थे, फोर्सेस इक्विलिब्रियम, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये होता था नेट फोर्स 0। तो चाहे किसी एक एग्जाम में आपसे कहा जाए नेट फोर्स 0, या आपसे कहीं कहा जाए ऑल द 3 चार्जेस आर इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो भी आपसे आना चाहता है। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, मैंने दोनों लिख दी। अब मेरा सवाल है तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूं?
अब मुझे ध्यान से देखो, एक बार ये चीज समझ में आ जाएगी तो परमानेंट हो जाएगी। अगर दोनों चार्जेस का साइन सेम है, थोड़ा 0.4 मीटर में ऊपर लिखता हूं, है ना, ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं करे, यहां लिख दिया। अब इधर देखें, अगर मान के चलना तीसरा पॉइंट चार्ज में सपोज करें यहां कहीं रखता हूं, मान लिया मैंने। अब इसके फोर्सेस को स्टडी करते हैं, इस पे जो दो फोर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ठीक है, इसको ए और बी मान लेंगे सुविधा के लिए। ये ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। इस पर जो आपके दो फोर्स लगेंगे, चार्ज ए पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा, यानी ये ध्यान देखना आपका लगेगा एफ ए। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? रेड कलर का एरो दिख रहा है और मुटल्ला एरो, अब तो देखेगा यार, अब भी नहीं देखेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। एफ ए हमने ऐसा क्यों लिया? ए इज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये आपका एफ ए। एफ बी भी पॉजिटिव है, यानी ये भी रिपेल करेगा, और ये आपका हो गया एफ बी। इसका मतलब इस केस में ये पॉइंट इक्विलिब्रियम हो सकता है। नेट फोर्स जीरो या इक्विलिब्रियम का मतलब ही था दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल और अपोजिट। तो इक्वल तो हम बाद में कर लेंगे, इक्वल की छोड़ो, पहले अपोजिट तो हो जाए। अगर आपने इस चार्ज को दोनों के बीच में रखा है तो ध्यान जाएगा इस समय दोनों फोर्सेस अपोजिट हो रहे हैं। अब यही प्रयास मैं यहां पर करता हूं। अब देखें, फिर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, पहले गलत प्रयास देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज करें इस बार भी इस 0.4 को फिर से थोड़ा ऊपर करेंगे तो आपको क्लियर कट दिखता रहे। इस 0.4 मीटर का जो आपका गैप है, इसमें मैं आपका चार्ज रख देता हूं यहां पर। कौन सा चार्ज रख दिया? वही Q। कौन सा चार्ज था? ये आपका Q चार्ज था। अब अगर मैंने इस चार्ज को रखा, अब नाउ वॉच केयरफुली। पहला समझ में आया था, मैंने कहा था इक्वल अपोजिट हो, पहले अपोजिट चेक कर लो। अभी ये चार्ज आपने यहां रखा, पॉजिटिव चार्ज दिस वन प्लस 4Q विल रिपेल इट, यानी आपका एफ ए ये पिछली बार की तरह रहा, ये रिपल्सिव हो गया। अच्छा, आनंद वाली बात ये है यहाँ पर कि आपका चार्ज बी है नेगेटिव, चार्ज बी का फोर्स होगा अट्रैक्टिव, इसलिए आपके चार्ज बी का फोर्स हो जाएगा, यानी इस केस में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट जीवन में कभी भी जीरो होगा ही नहीं। ये दोनों तो ऐड होके बड़े से बड़े होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। तो फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि आखिरकार आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आवाज आ रही? हाँ, मैं जो साउंड आ रही होगी, चले मुझे बताएं। अब आपको ये चीज समझ में आती है, एफ ए और एफ बी ये आपके एक ही डायरेक्शन में होंगे। मैंने कहा इनका जो आपका टोटल रिजल्टेंट जीवन में जीरो नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर क्या करें? तो फिर कुछ नहीं करना है, छोटा सा दिमाग और लगाओ। अभी इस चार्ज को यहां से उठाओ, हटाओ। ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। आपने को एक चीज मालूम है, लाइन होती है इनफाइनाइट। बहुत सारे लोगों ने इसके अलावा डाइपोल भी पढ़ाने वालों में, डाइपोल एक्सिस कहलाती है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही है ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब मैं इस चार्ज को एक मजेदार जगह पर रखता हूं, मैं इस चार्ज को रख देता हूं यहां पर, देखने में आ रहा है। अगर यहां रख दूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको देखो। अगर मैंने इसको यहां रख दिया तो ये फिर आपका चार्ज ए प्लस 4Q वाला रिपेल करेगा, यानी ये हो गया आपका एफ ए, और एफ ए का डायरेक्शन यही है, तो यहां से भी क्लियर था, रिपल्सिव। अभी एफ बी जो आपका चार्ज नंबर बी है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला रिपेल कर रहा था, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन मतलब समझ में आता है? अट्रैक्शन यानी इस साइड अट्रैक्ट करेगा। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखो, तुम्हें खास बात नजर आएगी। इस समय दोनों फोर्सेस अपोजिट है, और अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट है तो फिर आपका रिजल्टेंट जीरो होने की संभावनाएं तो कम से कम बन जाती हैं। कब होगा, कहाँ होगा, वो बाद में देखेंगे, पहले तो देख लें। हाँ, हो सकता है, कम से कम हमें इतना रास्ता तो मिल गया। तो इसलिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। कैसे मैंने निकाला वो बता दिया। हल्का सा याद रखिएगा, अगर आपके लाइक चार्जेस हो
तो उस केस में आपका पॉइंट ऑफ इक्विब लिख देता हूं। इक्विब मतलब समझ में आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको बिटवीन द चार्जेस। ये कहाँ मिलेगा? उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में। जबकि अगर आपके चार्जेस कैसे हो, अगर आपके चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस के केस में जो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, ये आपको कहाँ मिलता है? ये यहां भी लिख देता हूं, आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलता है आउटसाइड द सिस्टम लिखता हूं, ठीक है, समझ में आएगा। ये कहाँ होगा? आउटसाइड द सिस्टम। अब आउटसाइड द सिस्टम में भी एक क्वेश्चन है, इस तरफ मिलेगा या उस तरफ? तो इसका जवाब मैं दूंगा क्लोज टू स्मॉलर चार्ज। अब आप पूछेंगे क्लोज टू स्मॉलर चार्ज क्यों? सो दैट विल बी आल्सो आंसर्ड। पहली बात तो समझ में आ रहा है, अनलाइक चार्जेस को मुझे बाहर ले जाना पड़ेगा, बीच में रख दूंगा तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, टोटल जीरो नहीं होना। आउटसाइड द सिस्टम जाएंगे, आइदर हेयर और देयर। तो कहाँ जाओगे? अब अगली बात पे आते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करना है, नेट फोर्स बना जीरो लेना है, इक्विलिब्रियम बनाना है। देखो अगर इस चार्ज पर देखें तो फोर्स आपका दो चीजों से गवर्न होता है, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस। ये याद है, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रखोगे फोर्स ज्यादा होगा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा रखोगे फोर्स कम होगा। F प्रोपोर्शनेट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आप कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं। मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा है, ध्यान देखो, ये चार्ज बड़ा है, दिस चार्ज हैविंग द ग्रेटर मैग्नीट्यूड। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। अभी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, ये कम फोर्स लगाएगा। तो फिर हम बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस ऐसे करेंगे, मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस से बैलेंस करेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, फोर्स बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस ज्यादा कर दो। दिख रहा है? डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो फोर्स उतना ही कम होके नीचे आ जाएगा। अच्छा उल्टा, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का छोटा था, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम था तो इसका फोर्स कम पड़ रहा था, और इसका फोर्स कम पड़ रहा था तो डिस्टेंस छोटा कर दो। डिस्टेंस छोटा करोगे तो फोर्स जितना कम पड़ रहा था उतना बढ़ जाएगा। इन दिस वे अल्टीमेटली यूजिंग दिस लॉजिक यू कैन गेट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एग्जामिनेशंस में आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं होता, उसके लिए आप ये हल्का सा याद रखेंगे, एक दो क्वेश्चंस लगा के। लाइक चार्जेस में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? बिटवीन द चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस में आउटसाइड द सिस्टम एंड क्लोज टू स्मॉलर वन। और बस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मामूली सी मैथमेटिक्स लगानी है। क्या थे आपके? नेट फोर्स जीरो की कहानी थी, इक्विलिब्रियम हमने कहा ही था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? नेट फोर्स आपका जीरो हो। दोनों साइड का आपको दिखा देता हूं। चलो छोटा सा काम, मैंने मान लिया था पॉइंट यहाँ रखा है, तो ये मान के चलूंगा आपने कितने डिस्टेंस पर रखा है? x डिस्टेंस। यही कहना था ना कहाँ रखें, तो अब मैंने कहा रखा चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 0.4 माइनस x। ऐसे ही मान के चलता हूँ, ये हमने कहा रखा एट डिस्टेंस। ऊपर दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, यहाँ से नाप देता हूँ। ये मैंने मान लिया ये डिस्टेंस x है, और ये तो 0.4 है, ठीक है, आपको मालूम है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम, चलिए आप ऐसा लिखता हूं, चार्ज q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज +4q। +4q से आपने x डिस्टेंस पर रखा है। तो फिर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? फॉर इक्विलिब्रियम में आप जाएंगे। इक्विलिब्रियम आपको मालूम है तभी हो सकता है जब आपका एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी हो। फिर कुछ नहीं करना है, फोर्स नंबर ए मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दिख रहे हैं। ये आपका एक पहला चार्ज है +4q, ए वाला फोर्स इसका है, डॉट छोटा q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस हमने माना था कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है? x डिस्टेंस पर,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0। दूसरा फोर्स, दूसरा चार्ज Q का है, कैपिटल Q का, तो QQ अपॉन ये बचा खुचा डिस्टेंस खुद ही निकाल सकते हो 0.4 माइनस एक्स। इसको ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अरे चलो एक बार कर देता हूं, दोबारा नहीं करूंगा। 1/4πε0 कैंसिल करो, Q और Q कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपके लिए, आपको मिलेगा 4 इंटू 0.4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब तो कर लोगे यार, अंडर रूट लोगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.4 माइनस एक्स बराबर एक्स। इसका मतलब आपको मिलेगा 0.8 बराबर 2 और 1 3x, यानी कि x बराबर 0.8/3। और अब इतना तुम निकालते रहना, शायद 0.27 या 0.26 करके कुछ तो भी आ जाएगा, तो इसको अपन निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने कहा ये मेन लाइन इंपॉर्टेंट थी। ऐसे आप सेकंड केस में चले आए। सेकंड केस में आप ध्यान देखना, यहां भी हम मान के चलेंगे, क्या आप मान लेंगे, लेट Q is placed at distance x from, बस ये ध्यान रखना, पिछली बार इसके पास रखा था, अब की बार छोटे के पास रख रहे हैं, तो फ्रॉम मैंने कह दिया -Q। बाकी कहानी फिर वही रहेगी। इक्विलिब्रियम के लिए आप कहाँ जाएंगे, FA इज इक्वल्स टू FB, और FA इज इक्वल्स टू अगर आप FB लेते हैं, बस आप जरा डिस्टेंसेस को ध्यान से देखना, 1/4πε0 4Q इंटू Q अपॉन, और अपॉन में देखना ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.4 प्लस एक्स। यहां से डिस्टेंस अपना कितना आ रहा है, ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 0.4 प्लस एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, चलो उतना तो लिख ही दें 1/4πε0। फिर देखेंगे अब की बार ये चार्ज, तो ये चार्ज कौन से हैं, Q और अपॉन ये डिस्टेंस आपने माना है x, सो अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर द x। उसको मैंने छोड़ दिया, तब ये दोनों आपको समझ में आने चाहिए। अब इसकी थ्योरी में किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ के देखें। क्या इतना मिल जाता है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, छोटा सा डाउट है कुशाग्र शर्मा जी का, एक सेकंड डिस्कस करता हूँ, बाकी लोगों को समझ में आ जाता है हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हुए आते हैं। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन मैंने कहा, फिजिक्स का माना जाता है, कहीं ना कहीं हम जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। आपने पूछा अगर चार्जेस +Q और -Q होंगे तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, मैं बताता हूँ। अगर +Q और -Q पूछे थे ना शायद, चलो मैं दोनों देख लेता हूँ। अगर +Q एंड +Q होंगे तो बहुत अच्छा आंसर होगा आपका, जो इक्विलिब्रियम है जस्ट बीच में होगा, हाँ जस्ट सेंटर में होगा। लेकिन अगर चार्जेस +Q और -Q कर देंगे, यानी दोनों इक्वल और अपोजिट हो, +Q -Q हो या +4Q और -4Q हो, तो ये आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मिलेगा? रीजन जहाँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तब आपके चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। अब एक काम करें, चलो मैं हटूं पहले, एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, एक सेकंड फिर आगे बढ़ते हैं। चले ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब आगे की तरफ जाता हूँ, कौन से क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने कर लिए थे ना। अब एक आध दो क्वेश्चन और आपके करते हैं, टाइम देखना बच्चे कितना है। अच्छे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, अगर इस पार्ट के अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं
तो आपको समझ में आएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं, ये फिजिक्स की खासियत है। वंस द सम कंसेप्ट्स आर क्लियर देन उसके बाद आपको कंसेप्ट रिपीट होंगे बहुत सारी जगह, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर में जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रो कूलम एंड +6 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं +2 और +6 प्लेस्ड एट सम सेपरेशन रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ये आपके दो चार्ज हैं, यहाँ पर आपका फोर्स है 12 न्यूटन, जबकि चार्जेस हैं आपके कितने थे, +2 और +6। एक चार्ज है +2, दूसरा है आपका +6 माइक्रो कूलम। इनके बीच का फोर्स है 12 न्यूटन, ये पहली कंडीशन दी है। उसके बाद आपसे कहता है नाउ इफ ईच चार्ज इज गिवन एन एडिशनल चार्ज -4 माइक्रो कूलम, दोनों को आप एक एडिशनल चार्ज देते हैं -4 कूलम। तो ध्यान देखें, जैसे ही आप दोनों को एडिशनल चार्ज देंगे, क्या आपको ध्यान है कल हम बात कर रहे थे चार्जेस की प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव, यानी चार्जेस को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब इसको भी आपने -4 दिया और इस वाले को भी आपने -4 दिया, पहली कंडीशन थी। दोनों 2 और 6 इतना फोर्स है। अगली बार कह रहा है एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रो कूलम इज गिवन टू बोथ द चार्जेस, और बड़ा लिख देता हूं, दोनों को मैंने कितना कितना दिया है, -4 दिया है। रिजल्ट समझ में आ रहा है, ये वाला चार्ज हो जाएगा -2 -4 और ये चार्ज हो जाएगा +2 +6 -4। अब जानना चाह रहा है इनके बीच का फोर्स कितना होगा, तो मैंने मान लिया ये था आपका Q1 और ये था आपका Q2। ऐसे ये हो जाएगा आपका Q1 डैश और ये हमने सपोज कर लिया Q2 डैश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो। और लैंग्वेज आपसे क्या कहती जा रही थी, 2 चार्जेस दिस एंड दिस +2 +6 एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। आए हम बात करते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 में जैसे आप जाएंगे, आपको मालूम है F इज इक्वल्स टू, चलो 1/4 और भी नहीं लिखता, शॉर्ट में लिखता हूं K Q1 Q2 बाई R², यही होता है हमारा। अब फर्स्ट कंडीशन में आपका फोर्स दिया हुआ है 12 K Q1 और Q2। Q1 और Q2 हमारे कितने हैं, Q1 है आपका 2, Q2 है आपका 6 माइक्रो कूलम। अब चूंकि कई क्वेश्चंस कर चुके, 2 बार माइक्रो आएंगे, इसका मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10 - 12/R²। R हमें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, R नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा R² की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। कितनी निकल आएगी, मुझे लग रहा है 6 × 2 = 12, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। ये 6 × 2 = 12 और ये 12, ये हो गए कैंसिल, यानी R² हो जाएगा K × 10 - 12, खत्म। तुम कहोगे R निकालेगा, मैंने जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है वो भी हाल समझ में आ जाएगा। चलो नीचे लिख सकता हूँ, ये नीचे का दिख रहा होगा, देखना। अब आप चले आए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 जब आप जाएंगे, कंडीशन नंबर 2 आपसे कहती है अब की बार जो आपका F डैश होगा वो होगा आपका वही K Q1 डैश डॉट Q2 डैश अपॉन R²। चलो एक आदमी नीचे का नहीं दिखा तो कोई दिक्कत आ सकती है, वापस ऊपर जाता हूँ। अब नया F डैश जब निकालोगे तो ये कितना आना चाहिए, K, तो K ही है, Q1 डैश Q2 डैश। बस ये क्वेश्चन आपका बेस्ड था ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। किस बेस पर था, आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी दोनों ऐड होके चेंज हो जाएंगे। कितने बच रहे हैं, 2 और 2। और एक बात याद दिलाऊं, यहाँ -2 मत रख देना, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप कहते हैं द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस प्लस नहीं रखे जाते, यहाँ आप मैग्नीट्यूड रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसलिए Q1 डैश क्या था आपका 2 और Q2 डैश भी क्या है 2 और अपॉन R²। और एक सवाल जो मैंने कहा था माइक्रो कूलम का, दोनों माइक्रो कूलम होंगे ना, तो ऐसा इकट्ठा -12, दैट्स ऑल। R² की वैल्यू रख दो, कहाँ गई, ये रही।
यानी आपका एफ डैश इज इक्वल्स टू आएगा के 4 इंटू 10 माइनस 12 अपॉन आर स्क्वायर कितना था के इंटू 10 माइनस 12, तो मेरा एफ डैश इज इक्वल्स टू बचेगा कितना बचेगा, के खत्म 10 माइनस 12 खत्म, यानी कि सिंपल द आंसर विल बी 4 न्यूटन। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। अब एक आध क्वेश्चन और जो मेरे पास टाइम है, एक अच्छा सा एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर कुछ टेढ़े टेढ़े टाइप के हम अगले टर्न पे और लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 18, ये मेरा बिल्कुल पसंदीदा क्वेश्चन है, इसको मैं कई बार कराना पसंद करता हूँ। क्यों करता हूँ वो भी तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ता हूँ, बीच के कुछ क्वेश्चन अब आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर हम अगले टर्न में इनको एंड कर लेंगे। 20 क्वेश्चन हैं इस समय आपके पास में। हाँ कैसा डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट मतलब हाँ, जैसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आप वो एफ प्रोपोर्शनेट Q1 Q2 ले लें, तो आप कर सकते हैं एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश डॉट Q2 डैश। वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इस फॉर्म में इसलिए नहीं लिया है, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसा ले लेता बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते मैंने किया क्या, इसलिए मैंने उसको हल्का सा टाइम देके मैंने कहा इतना कर दो और उसके बाद ये निकाल दो। एक्चुअली हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं, ध्यान देखना, वो इस टाइप से हम लेते हुए जाते हैं कि ज़्यादातर लोग जो सामने बैठे हैं उनको समझ में आए। बाकी शॉर्ट में जब आप जा रहे हैं इन केस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ध्यान देखना ये आपका सबसे बेहतर रहेगा। ये ऐसे कभी डिस्टेंस चेंज होते हैं, जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले, याद है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन में ऐसे ही कराता था। मैंने क्या कहता था, जैसे हमें याद है वो हॉरिजेंटल रेंज वगैरह में कर रहे थे, H1 अपॉन H2 बराबर cos sin थीटा अपॉन sin थीटा 1 sin थीटा 2। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। उस ढंग से भी क्वेश्चंस अब जब ऑब्जेक्टिव्स करेंगे उसके लिए बताता हूँ। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये अपन किस बेस पे कर रहे हैं, एकेडमिक्स के बेस पे। जो ऑब्जेक्टिव्स करेंगे उनमें फिर आपको ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपको तुरंत निकालना है। 1 मिनट, एक की जगह अपन उसको मान चलेंगे मैक्सिमम 1.5 मिनट, उस समय फिर ऐसे ट्रिक्स की चर्चा करते ही जाएंगे, ठीक है ना। तो याद होगा पिछले साल जब ऑब्जेक्टिव करा रहे थे तब इस टाइप चीज हमने इस्तेमाल की थी। चले 18 क्वेश्चन जरूर आपको बताऊंगा मैंने आज के लिए, और 18 क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास 3-4 बार आएगा। अपने पास इनफाइनाइट चार्जेस हैं, हर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर एटसेट्रा। और आपसे जानना चाह रहा है टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। सेंटर पे रखे हुए 1 कूलम पे आप फोर्स निकालें। क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखें अब पहले इसका फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का फिगर है, ठीक है। ये आपसे कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट एक्स बराबर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड एटसेट्रा। इनफाइनाइट है तो रखते जाओगे, कितने कितने चार्ज रखे हैं, तो ये चार्जेस हैं 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम एंड सो ऑन। और जानना चाहता है कि आप फोर्स कैलकुलेट करें ऑन ए चार्ज विच इज प्लेस्ड एट हॉरिजन, सॉरी हॉरिजन ओरिजिन पे, और कितना रखा था 1 कूलम, और यहाँ पर आपका चार्ज है 1 कूलम। इस पर फोर्स निकालें। अगर आप इस पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो आपको मालूम है F इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। सारे चार्जेस का F की वैल्यू आपको मालूम है, ये होती है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब इन सारे फोर्सेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K कॉमन आना, ये कंफर्म हो गया। और अगर ये कंफर्म हो गया तो एक चीज में पहले से कॉमन कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लेते आएंगे। Q1 और Q2 संयोग से वो भी वही है, लेकिन चलो मैं 1-2 बार लिख दूंगा। 1 इंटू 4 माइक्रोकूलम यानी 10-6 अपॉन पहला चार्ज 1 स्क्वायर। अब दूसरा होगा 1 इंटू 4 इंटू 10-6 अपॉन
डिस्टेंस स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 इंटू 10⁻6 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। जब आप जाएंगे तो इसका मतलब f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻6 सबसे बाहर आ गया है। अंदर ब्रैकेट में आपके पास बचेंगे 1 ही बचेगा, कॉमन हो गया। 1 अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 4, अगला होगा आपका 1 अपॉन 16, अगला होगा आपका 8 था 1 अपॉन 64 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये तो हो गया आपका टोटल 36 इंटू 10⁻3। इसको तो 9 4 आदमी कर लेगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट में चीज़ आ रही है, इस ब्रैकेट में आने वाली चीज़ के लिए स्पेशली बताता हूँ, मैथमेटिक्स वाले इसको पहचानते हैं। और ये जो चीज़ है आपकी, जैसे बायोलॉजी वालों ने 10th में पढ़ी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी आप देखेंगे 11th में 11th मैथमेटिक्स में जानी जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ये था एपी, जो आप 10th में पढ़ रहे थे। एपी किसे कहते थे? पहला टर्म 10, दूसरा 12, 14, 16, 2 2 2 2 ऐड होते जाएंगे या 4 4 4 ऐड होते जाएंगे। इसमें क्या होगा, जीपी मल्टीपल में चलती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो ध्यान से, 1/4 का मल्टीप्लाई किया, 1/4 का, 1/4 का, वहां होता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ कहलाता है रेशियो। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल का मैं नाम रख देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 18 में जो मैं यूज कर रहा हूँ ये चीज कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जैसे आपने 10th में एबी का समेशन पढ़ा था, ऐसे ही इसका समेशन होता है a अपॉन 1 - r। चूंकि बायोलॉजी वालों के लिए डिस्कस कर रहे हैं इसलिए a होता है फर्स्ट टर्म और r वैसे तो कॉमन रेशियो कहलाता है। अभी अपन सिर्फ रेशियो लिख के काम चला देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे आप इस क्वेश्चन को लेंगे, ध्यान देखें, ये एक जीपी बन रही है 1/4 के रेशियो के साथ। कितना टोटल होगा? a अपॉन 1 - r। a पहला टर्म जो कि आपका 1 है अपॉन 1 - r, रेशियो जो आपका 1/4 है। एंड दैट्स ऑल सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10⁻³ इंटू, इसको अपन ओरल कर सकते हैं 1 - 1/4 यानी कि 3/4, इनवर्स कर दोगे तो 4/3। और इसके बाद यार 12 3 जा 36, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ तक क्वेश्चन कर दिए। बीच के 4-5 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। आपसे मेरा आग्रह रहेगा इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन लगाने बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल सीखने हैं तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। हम यहाँ 500 सवाल बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, उससे कुछ नहीं होना। उससे बेहतर तो आप एक रिफ्रेशर खरीद लेंगे तो 600 सवाल अपने आप सॉल्व आपके सामने पड़े होंगे। इनको एक बार करें, एक स्क्रीनशॉट लें, सबके पास पीडीएफ है, कम से कम इतने क्वेश्चंस को एक बार कॉपी में सॉल्व करें, बाकियों की कोशिश करें। नेक्स्ट राउंड पे हम इनको एंड करेंगे। ले लिया जनरली आपने, ठीक है। अब अगली चीज बता देता हूँ। इस क्लास की जो है मैंने कोशिश की है, इस क्लास की जो है शाम की क्लासेस कर रहे थे, इसका भी एक पूरा लाइव रिकॉर्डिंग किया है। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो लाइव रिकॉर्डिंग की लिंक मैं आपको भेज दूंगा। तो उसको अगर आपका क्लियर छूटा हो, वीडियो ब्लर हो, साउंड नहीं आ रही हो, या कोई भी ऐसा आदमी जो अटेंड नहीं कर पाया हो, वो इस क्लास को कंप्लीट एक बार अपने घर पे बैठ के देख सकता है, एज इट इज जैसी हम लोगों ने यहाँ पर कंडक्ट की। ठीक है, चले आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट।